गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आशीष शर्मा, फिज़िक्स एजुकेटर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने फिज़िक्स क्लास 12th के सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, उसकी स्टडी हमने करी थी, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम फिज़िक्स के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम वैसे तो हम ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी रख रहे हैं। मतलब ऑप्टिक्स क्या है? फिज़िक्स की वो एक मेन ब्रांच है जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई साइड में, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के प्रभाव क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑप्टिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स जो है उसको मेनली दो पार्ट्स में या दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी और सेकंड वन वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स जिसको हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं, और ऐसे ही वेव ऑप्टिक्स के बारे में अगर और आगे डिटेल पढ़े तो इसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। ऑप्टिक्स की इन दोनों ब्रांचेस में डिफरेंस समझने से पहले हमें लाइट के बारे में थोड़ा जानना होगा। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जिस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ लाइट मैंने नीचे लिखी हुई है। लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू विच वी कैन विजुअलाइज एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह स्पेक्ट्रम या भाग है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब लाइट एक एनर्जी है। उस एनर्जी को हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक स्पेक्ट्रम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें कई सारे स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। रेडियो स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, एक्स-रे स्पेक्ट्रम, गामा रे स्पेक्ट्रम। जब हम गामा से रेडियो की तरफ चलते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। अब इस स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टी ये है या विशेषता ये है कि हम इस स्पेक्ट्रम में से किसी भी स्पेक्ट्रम को नहीं देख सकते। किसके अलावा? केवल विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अलावा। केवल यही विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाकी किसी भी स्पेक्ट्रम को हम नहीं देख पाएंगे। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जिसके बारे में आपने छोटी क्लासेस अर्थात 10th क्लास में पढ़ रखा है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट स्पेक्ट्रम जिसमें हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। VIBGYOR विबग्योर। R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, I for indigo and V for violet। तो ये एक विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है जिसमें रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट कलर जो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ रेंज जो है वो मैंने लिखी हुई है। तो वायलेट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है जिसको अपन 3800 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। राउंड फिगर में बोले तो 4000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है जिसको मैंने लिखा हुआ 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम राउंड फिगर में बोलना चाहे तो 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। तो केवल यही जो स्पेक्ट्रम है हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी स्पेक्ट्रम को हम लाइट के नाम से भी जानते हैं। इसलिए मैंने डेफिनेशन जब लिखी है तो डेफिनेशन में लिखते समय मैंने लिखा लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या स्पेक्ट्रम है उसका एक पार्ट है लाइट, जिस पार्ट की वजह से हम अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो ये लाइट के बारे में एक डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम लाइट की हिस्ट्री को देखें तो ये कहा गया है या ये बताया गया है साइंटिस्ट के थ्रू कि लाइट जो है उसके दो तरह के नेचर होते हैं। फर्स्ट पार्टिकल नेचर एंड सेकंड वन वेव नेचर, कणीय प्रकृति तथा तरंग प्रकृति। सबसे पहले न्यूटन ने
एक सिद्धांत दिया था जिसको हम कणिकावाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं, कॉरपस्कुलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। उस सिद्धांत में कहा गया था कि जो सन की जो लाइट अर्थ पर आ रही है वो छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंच रही है। उन पार्टिकल्स को कॉर्पसल्स नाम दिया गया, उन छोटे कणों को कणिकाएं कहा गया, और इस कणिकाओं के आधार पर जो सिद्धांत बनाया गया उसको कणिकावाद सिद्धांत दिया गया। लेकिन ये सिद्धांत कुछ बातों को समझाने में असफल रहा। लगभग 1800 ईस्वी के अंतर्गत एक साइंटिस्ट हुए थे, हाइगेन। उन्होंने ये बताया था कि जो लाइट है उसका प्रोपेगेशन एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जो संचरण होता है प्रकाश का, वो वेव्स की फॉर्म में होता है। और वेव्स क्या होती हैं वो आपने 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। हम ये जानते हैं कि जो वेव्स हैं वो किस तरह से जनरेट होती हैं, कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करके अपनी ही मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में वाइब्रेट करते हुए एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर होने से उस मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जो विक्षोभ उस माध्यम के अंतर्गत उत्पन्न होता है, उसी विक्षोभ को हम तरंगों के नाम से जानते हैं। तो हाइगे ने ये कहा था कि जो लाइट है वह तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ संचरित होती है। लाइट का प्रोपेगेशन वेव्स की फॉर्म में होता है। तो ये दो तरह के नेचर लाइट के बारे में बताए गए हैं। लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि जो लाइट है उसका कौन सा नेचर हमें यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। मतलब रे ऑप्टिक्स केवल एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब हम यहाँ पर केवल लाइट की ज्योमेट्री के हिसाब से स्टडी करेंगे। मतलब जो भी लॉज दिए गए हैं, चाहे वो परावर्तन के हों चाहे वो अपवर्तन के हों, उन लॉज को समझाने के लिए ज्यामिति का इस्तेमाल किया गया है, ज्योमेट्री का उपयोग किया गया है। अर्थात हम इनमें ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे जिन ऑब्जेक्ट का साइज लाइट की वेवलेंथ से काफी ज्यादा बड़ा होता है। लाइट की जो वेवलेंथ है वो अप्रॉक्स होती है 10⁻⁻7 मीटर। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो लगभग होती है 10⁻⁷ मीटर। और जो हम वस्तुओं का अध्ययन करेंगे या हम इसमें लेंस का यूज करेंगे, दर्पण का उपयोग करेंगे, मिरर का यूज करेंगे, उन सब का जो साइज होगा वो इस वेवलेंथ से काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लाइट है उस लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में, उसकी तरंग दैर्घ्य के तुलना में जिन वस्तुओं के बारे में हम यहाँ बात करेंगे उनका आकार उससे काफी ज्यादा बड़ा होगा। और जो भी नियम हम इस्तेमाल करेंगे रे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उन नियमों को ज्यामिति के अनुसार समझाया जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर लाइट के नेचर से कोई मतलब नहीं। हाँ, जब हम नेक्स्ट वाले पार्ट को जब स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स, तब हमें वहां पर कंसर्न करना होगा कि हम लाइट का कौन सा नेचर स्टडी कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलेंगे। मेनली रे ऑप्टिक्स जो है इसके अंतर्गत हम दो ही मेन इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, दो प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला होगा आपका रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और सेकंड वन होगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। बाकी और भी चीजें आएंगी, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो ये दो ही मेन पार्ट्स होंगे। जबकि वेव ऑप्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उनमें कई सारे फिनोमेनाज, कई सारी घटनाएं हमें यहाँ पढ़ने को देखने को मिलेंगी। जैसे इंटरफेरेंस क्या है, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवण क्या है, वो सारी चीजें हम वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो लाइट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब जो प्रकाश है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज c इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। मतलब निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिकतम होती है, जिसका मान या जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, अभी भी बताया था मैंने, लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा है, जिसको हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। प्रकाश जो है वह ऊर्जा और संवेग का वहन करता है, उसके थ्रू वो
एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है, ले जाता है। तो ये किस तरह से ले जाता है, इसको हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स, इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो ये अभी मैंने 3 मेन प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टीज और भी आएंगी, लेकिन जब हम आगे वाले पोर्शन को पढ़ेंगे तो वैसे वैसे और भी प्रॉपर्टीज आती जाएंगी। तो हम जो चैप्टर का मेन पार्ट है वहाँ से अब स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस वगैरह हमें ज़रूरत पड़ेगी, कुछ परिभाषाएं हमें आनी चाहिए। तो वो मैं बोलता जाऊंगा और आप लोग समझते जाएं उस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमें एक वर्ड का यूज करना होगा जिसको अपन लाइट रे या प्रकाश किरण कहेंगे। लाइट रे या प्रकाश किरण कहेंगे। तो देखिए प्रकाश किरण या लाइट रे क्या है। मान लो कि कोई भी एक लाइट का सोर्स है, प्रकाश का एक स्रोत है, तो उस प्रकाश के स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ प्रकाश जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा। तो प्रकाश जब चलेगा तो प्रकाश के चलने की दिशा को मैंने यहाँ पर एरो के निशान द्वारा व्यक्त किया। तो प्रकाश का जो संचरण जिस दिशा में हो रहा है उस दिशा को इंगित करने वाला जो एरो है, उसको दर्शाने वाला जो एरो है, तीर का निशान है, वही क्या है, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश के संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। क्या करती है? प्रकाश संचरण की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम प्रकाश किरण का उपयोग करते हैं। तो ये एक लाइट रे। अब लाइट रे तो बहुत सारी हो सकती हैं, मैंने कई सारी दिखा रखी हैं। तो अपन अभी एक सिंगल लाइट रे के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस लाइट रे के अकॉर्डिंग मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेन और बेसिक पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के लिए आगे भी यूज किए जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि जो लाइट है उसका प्रोपगेशन ऑलवेज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा, मतलब प्रकाश का संचरण हमेशा सरल रेखीय होगा। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का संचरण सदैव सरल रेखीय होगा। ये पहला पॉइंट है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे जो प्रकाश किरण चल रही है वो कैसे चल रही है? सीधी चल रही है। उसका जो पाथ है वो कैसा है? रेक्टिलिनियर। तो हमेशा प्रकाश का संचरण सरल रेखीय होगा। प्रकाश हमेशा एक ही रेखा में, एक ही दिशा में सरल रेखीय रूप से गति करेगा, संचरण करेगा। सेकेंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। There is no dependency of light ray on each other. प्रकाश किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। मतलब कि जैसे ये कोई प्रकाश का सोर्स है S1 और एक प्रकाश का सोर्स है S2। यहां से प्रकाश किरण इधर जा रही है और यहां से प्रकाश किरण इधर जा रही है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जब इधर जा रही हैं तो ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं।
तो प्रतिच्छेद करने के उपरांत इनका जो पाथ है वो कैसा है, रेक्टिलिनियर है, सरलरेखीय पथ। मतलब ये S1 से जो प्रकाश किरण चल रही है वो सीधा चल रही है, और S2 से जो प्रकाश किरण चल रही है वो सीधा चल रही है। दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने के पश्चात कोई एक दूसरे की तरफ मुड़ नहीं रहा है, जैसे चल रही है वैसे चल रही है। इसका मतलब न तो ये इस पे डिपेंड कर रही है और न ही ये इस पे डिपेंड कर रही है, सीधी चल रही है दोनों। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। प्रकाश किरण का उत्क्रमित होना, मतलब कि प्रकाश किरण जिस पथ पर चल रही है पुनः उसी पथ का अनुसरण कर सकती है। लाइट रे कैन रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब कि लाइट रे इस तरह से प्रोपेगेट हो रही है। अब यहां पर वो किसी सरफेस से या किसी सतह से स्ट्राइक करती है, टकराती है, और टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस से मुड़ जाती है। तो प्रकाश किरण जिस पथ पर चल रही है वापस उसी पथ पर लौट रही है। तो प्रकाश किरण क्या कर रही है? अपने पथ का अनुसरण कर रही है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, प्रकाश किरण का उत्क्रमित होना, मतलब प्रकाश किरण अपने पथ का अनुसरण कर सकती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट हैं जो रे ऑप्टिक्स में यूज होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का संचरण हमेशा सरलरेखीय होगा। सेकंड पॉइंट, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ लाइट रेज ऑन ईच अदर, मतलब प्रकाश किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। प्रकाश किरण जिस पथ पर चल रही है उसी पथ पर चलती रहेंगी, प्रतिच्छेद करने के उपरांत भी उनके पाथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, प्रकाश किरण का उत्क्रमित होना, मतलब प्रकाश किरण जिस पथ पर चल रही है पुनः उसी पथ का अनुसरण कर सकती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर सकती है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखिए, प्रकाश किरण जो है, लाइट रे जो है, उसका एक पुंज या उसका एक समूह है जिसको हम लाइट बीम कह सकते हैं। जैसे मान लो कि एक सोर्स है, उस सोर्स से लाइट इस तरह से निकल रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो रहा है उस लाइट का, प्रकाश का संचरण हो रहा है, लेकिन इसमें कई सारी लाइट रेज अपन को दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है? काफी सारी लाइट रेज जो है उनका एक समूह है, एक पुंज है। तो इस लाइट रे के पुंज को, समूह को अपन क्या कह सकते हैं? प्रकाश पुंज या लाइट बीम कह सकते हैं। तो लाइट बीम जो है उसको मैंने यहाँ तीन पार्ट्स में शो किया हुआ है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट डायग्राम में क्या है? कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम मतलब जो लाइट रेज हैं वो आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्जेंट बीम के बारे में बताया हुआ है कि लाइट रेज आ रही हैं, और लाइट रेज जब आ रही हैं तो उनके लिए मैंने एक यहाँ पे एक सर्कल सा बना रखा है, जिस सर्कल्स के डायामीटर में कुछ न कुछ कमी आ रही है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इस सर्कल को बनाता तो इसका जो व्यास बनता, डायामीटर बनता, वो काफी ज्यादा बनता। आगे चले तो डायमीटर और छोटा हो जाता, व्यास छोटा हो जाता, और आगे चलेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो मतलब कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक जगह पर इकट्ठी हो रही है। तो प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणों का जो समूह है वो आगे बढ़ने पर एक जगह पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है, उस बीम को, उस समूह को अपन क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। हिंदी में अपन उसको बोल सकते हैं अभिसारित पुंज। सेकंड डायग्राम में मैंने दिखाया डाइवर्जेंट बीम को। डाइवर्जेंट बीम का मतलब क्या है कि यहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं और निकलने के बाद में क्या हो रही है? फैल रही हैं। फैल रही हैं तो यहाँ जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है उसका जो डायमीटर, उसका जो व्यास है, वो आगे जाने पर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी यहाँ पे छोटा है, और आगे जाओगे तो और बड़ा हो जाएगा, और आगे जाओगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो लगातार व्यास क्या है? बढ़ता जाएगा। मतलब प्रकाश किरणों का जो समूह है वो आगे जाकर के क्या हो रहा है? फैल रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। तो इसलिए इस बीम को नाम दिया गया है डाइवर्जेंट बीम, या हिंदी में अपन कह सकते हैं अपसारित पुंज।
क्या कह सकते हैं इसको, अपसारित पुंज, जिसमें प्रकाश किरण अपसारित हो रही हैं। और तीसरा जो डायग्राम है वो मैंने लिखा हुआ है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम मतलब जो समांतर किरणें हैं उनका एक पुंज हमने दिखा रखा है। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ तो उसका जो डायामीटर है वो आगे जाकर के भी उतना ही रहेगा। मतलब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, फिर उसको मैंने आगे बढ़ाया, तो इस सर्कल का जो डायामीटर है और इस सर्कल का जो डायामीटर है, इस वृत्त का व्यास और इस वृत्त का व्यास बराबर है। मतलब इसके व्यास में किसी तरह की कोई न तो कमी आ रही न कोई वृद्धि हो रही है। इस तरह की बीम को अपन क्या कहेंगे, पैरेलल बीम या समांतर पुंज। तो इस तरह से अपन प्रकाश पुंज जो है उसको तीन तरह से समझा सकते हैं। कन्वर्जेंट बीम मतलब प्रकाश किरणों का समूह इकट्ठा हो रहा है। सेकंड डाइवर्जेंट बीम अपसारित पुंज जिसमें प्रकाश किरणों का जो बीम है वो फैल रहा है। और तीसरा पैरेलल बीम समांतर पुंज जिसमें प्रकाश किरणें समांतर संचरित हो रही हैं। तो ये प्रकाश किरणों का पुंज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। मतलब अगर हम आरबीएससी सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये हमारा यहाँ से मेन चैप्टर जो है स्टार्ट होना चालू होगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, वही सारी बेसिक चीजें आएंगी, लेकिन उसी को हमें थोड़ा डिटेल में समझना होगा। सबसे पहले मैं परावर्तन को समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, जब प्रकाश किसी भी सतह पर या किसी भी सरफेस पर आपतित होगा, इंसिडेंट होगा, तो प्रकाश के अनुसार तीन तरह की घटनाएं अपन देख सकते हैं। पहली घटना मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, जिसको अपन RAT के नाम से जान सकते हैं। R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एब्जॉर्प्शन एंड T फॉर ट्रांसमिशन। मतलब कि जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई लाइट आ रही है, तो उस लाइट का कुछ पार्ट जो है वो इस सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, परावर्तित कर दिया जाएगा। मतलब लाइट जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में वापस टकराने के बाद लौट जाएगी। उसी लाइट का कुछ हिस्सा इस सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। और हो सकता है कुछ लाइट जो है उस सरफेस में एब्जॉर्ब होने के बाद में कुछ लाइट जो है उसमें से बाहर निकल जाए, नीचे की तरफ निकल जाए। मतलब वो पार्ट जो लाइट इस सरफेस में से होकर बाहर निकल जाएगी, उस लाइट को अपन कहेंगे ट्रांसमिटेड लाइट या पारगमित प्रकाश। मतलब किसी भी सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो उस लाइट के अकॉर्डिंग तीन तरह की फिनोमेना, तीन तरह की घटनाएं अपन को देखने को मिल सकती हैं। अपन ये कह सकते हैं कि जो भी लाइट आ रही है उस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसमिशन होगा। और वो पार्ट कितना भी हो सकता है। मैं कहूँ कि अगर लाइट 100% आ रही है तो 100% में से हो सकता है 40% का रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया, इसी मीडियम में लौट गई। बाकी 20% जो है वो लाइट सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई। तो 60% आ गया, बाकी 40% हो सकता है उसमें से पार करके बाहर निकल गया हो। मतलब उस लाइट का क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, बाहर निकल गई सरफेस से। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं तीन तरह के फिनोमिनाज ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइट के लिए। तो यहाँ पर अपन केवल अभी बात कर रहे हैं किसकी, रिफ्लेक्शन की, प्रकाश के परावर्तन की। तो मैं वापस चित्र पे आता हूँ। तो यहाँ पर कोई एक इंटरफेस बाउंड्री या एक अपन कह सकते हैं मैंने एक माध्यम बनाया हुआ है। इस माध्यम
को अपन ये कह सकते हैं कि ऊपर कोई अधिक माध्यम होगा, नीचे कोई अलग माध्यम होगा। मतलब ये एक बाउंड्री है जो दो माध्यमों को या दो मीडियम्स को सेपरेट करने का काम कर रही है। तो इस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा, और कुछ हिस्सा जो है वो हो सकता है इसमें से बाहर निकल जाए, मतलब उसका रिफ्रैक्शन हो जाए। तो अपन अभी केवल बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, तो अपन को नीचे वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो लाइट आ रही है वो इस बाउंड्री पर या सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, और उसी सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद, टकराने के बाद लाइट जो है वो क्या हो रही है, उसी मीडियम में लौट रही है। इसी घटना को, इसी फिनोमेना को अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब कि मैं परिभाषा अगर लिखना चाहूँ या बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो उसी सतह से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। When a light rays incident on a surface, after striking on that surface, it will reverse back या bounce back in that same medium. That phenomena is called reflection of light. ये definition अपन लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। प्रकाश किरण एक माध्यम में संचरित होते हुए सतह या पृष्ठ पर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा हुई। प्रकाश किरण एक माध्यम में संचरित होते हुए सतह या पृष्ठ पर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो परावर्तन है इसके दो प्रकार हो सकते हैं। एक हो सकता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सतत परावर्तन कह सकते हैं, और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, असतत परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब हमें ऑब्जर्व होगा जब कोई प्रकाश किरण एक समतल सतह से टकरा करके एक ही दिशा में उसी माध्यम में लौट रही है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड पर कोई लाइट आ रही है, तो ये पूरी तरह से प्लेन सरफेस है, एक समतल सतह है। उस समतल सतह पर प्रकाश आएगा, टकराएगा और टकरा करके इस तरह से वापस लौट जाएगा। तो ये अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, सतत परावर्तन हो गया। लेकिन अगर यही सतह समतल ना होती, खुरदरी होती, उबड़ खाबड़ होती, जैसे अपन कह सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर मान सकते हैं। न्यूज़पेपर जो है, उस न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा ले लिया तो उसकी जो सरफेस है वो पूरी तरह से समतल नहीं है, खुरदरा है। उस पर कोई भी लाइट आएगी तो जो भी लाइट आएगी, इस तरह से मैं यहाँ शो कर देता हूँ, जैसे ये एक उबड़ खाबड़ या इरेगुलर सरफेस है, खुरदरी सतह है। इस पर जो लाइट आ रही है वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर भी जा सकती है, 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 तो कहीं भी जा सकती है। उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड या असतत परावर्तन कहेंगे। अपने सिलेबस में रेगुलर रिफ्लेक्शन ही है, समतल सतह से परावर्तन कैसे होता है
वही अपन अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जो डायग्राम दिखा रखा है हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन का, सतत परावर्तन का, उसी का नामांकन कर देते हैं, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। देखिए जो लाइट इस प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, तो इस लाइट को अपन कहेंगे आपतित प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे? आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट लाइट रे। ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट रही है, ये प्रकाश किरण कहलाएगी परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब जिस पॉइंट पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, उसी पॉइंट से लाइट क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। तो इस पॉइंट को अपन, ये जो पॉइंट है जिसको मैं O से डिनोट कर देता हूं, ये पॉइंट O है। इस पॉइंट O को अपन आपतन या परावर्तन बिंदु कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी पॉइंट पर हमने एक जो सरफेस है, जो पृष्ठ हमने बना रखा है, उस पृष्ठ के सरफेस के लंबवत एक लाइन खींची हुई है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस लाइन को अपन कहेंगे नॉर्मल या अभिलंब। और जिस सरफेस के थ्रू या जिस सतह के द्वारा, पृष्ठ के द्वारा प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है, इस सतह को अपन कह सकते हैं परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये मैंने इसका नामांकन किया, आपतित किरण, लाइट, इंसिडेंट लाइट रे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन या परावर्तन बिंदु, और प्रकाश किरण जो टकरा कर लौट रही है, परावर्तित प्रकाश किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और जिस पॉइंट पर हमने एक लंब डाला हुआ है सतह के लंबवत, उस लंब को नॉर्मल या अभिलंब कहा जाएगा। और जिस सतह के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उसको अपन कहेंगे परावर्तक या रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये इसका नामांकन हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है, वो नॉर्मल या अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रही है, कुछ ना कुछ एंगल ड्रॉ कर रही है। जिस कोण पर वो प्रकाश किरण आपतित हो रही है, उस कोण को मैंने लिखा I से। और प्रकाश किरण जो परावर्तित हो रही है टकराने के उपरांत, पश्चात, वो भी नॉर्मल के साथ में, अभिलंब के साथ में कोण बना रही है, जिस कोण को अपन एंगल R के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये एंगल I और एंगल R वैसे तो आप लोग जानते हैं, मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पर। एंगल I ये कहलाएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल R जो है उसको कहेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये परावर्तन से संबंधित नामांकन हो गया, नोमेनक्लेचर अपन ने कर दिया। अब इंपॉर्टेंट आता है क्या कि प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है, उस परावर्तन को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए दो नियम दिए गए हैं, जो ज्यामिति के आधार पर समझाए गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की है, रे ऑप्टिक्स की। तो नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो मैं साइड में यहां लिख देता हूं
परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। पहला इंग्लिश में भी लिखता हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल will lie in a same plane। और दूसरा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज remain equal। तो सबसे पहले हम इन नियमों के बारे में समझते हैं। नियम केवल याद करने से मतलब नहीं, हमें नियम को समझना होगा, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है वो देखना होगा। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल में होते हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ? तो उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल ये है कि जिस तरह से मैंने ये एक बुक ले रखी है और ये एक मैंने आप ये मान सकते हैं कि ये एक बुक है और इस बुक का एक सरफेस मैंने इस तरह से रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहा हूँ, ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे, ये इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है और यहीं से जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वही लाइट रे क्या हो रही है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है इसी तरह से ये, और यहां पर मैंने नॉर्मल डाल दिया। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो लाइट रे इंसिडेंट हुई, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई और जो मैंने नॉर्मल डाला वो किस प्लेन में आ रहा है, इस प्लेन में आ रहा है, इस वाले प्लेन में आ रहा है। तो कहने का मतलब प्लेन ये नहीं होता है, हम लोग ये समझते हैं, छोटी क्लासेस में हम समझ लेते हैं कि यही प्लेन होता है, इसी प्लेन में लाइट रे इंसिडेंट भी हो रही है, इसी प्लेन में लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट भी हो रही है, इसी में अपन नॉर्मल डाल दिया। तो अपना मतलब ये होता है कि ये यही प्लेन होता है, लेकिन अपन ये गलत सोचते हैं। प्लेन का मतलब होता है ये वाला कि इसी प्लेन में लाइट रे इंसिडेंट भी हो रही है, इसी प्लेन में जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है और इसी प्लेन में अपन ने नॉर्मल डाल दिया। तो मतलब कि ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन में मैंने लाइट रे इंसिडेंट करा दी, ये अपन ने नॉर्मल डाल दिया और फिर वहां पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो वर्टिकल प्लेन मैंने दिखाया हुआ है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो मैंने प्लेन दिखाया हुआ है, उस प्लेन की बात यहाँ पर करी जा रही है। उसको हम थोड़ा वेक्टर फॉर्म में भी समझा सकते हैं बात। मैं थोड़ा वेक्टर फॉर्म का यूज करते हुए आपको बताता हूँ। तो देखिए वापस मैंने वही डायग्राम बना रखा है।
तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसको मैंने वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, आई वेक्टर, और ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको मैंने एक वेक्टर आर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, और एक वेक्टर मैंने बना लिया ये एन वेक्टर, ये अभिलंब का काम कर रहा है, ये एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है। तो अपन क्या करते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे मैंने वेक्टर ले लिया आई क्रॉस एन वेक्टर, इसका मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है, जैसे अपन लिखते हैं कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए बी साइन थीटा होगा, और साथ ही साथ क्या आएगा, वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे, तो वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप या नॉर्मल वेक्टर जो होता है उसके थ्रू बताएंगे। तो आई और एन का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई को जब एन की तरफ रोटेट कराएंगे, आई को एन की तरफ रोटेट कराएंगे तो हमारा जो थंब है वो कहाँ जा रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो मतलब आई और एन का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, जो सदिश गुणनफल आएगा, वो उस प्लेन के कहाँ जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। अब इस जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा मल्टीप्लाई कराने पर, उस वेक्टर का मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया, जो तीसरा वेक्टर है आर वेक्टर, उसके साथ मल्टीप्लाई कराया। तो मल्टीप्लाई कराने पर हमें जो आंसर मिला वो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि जब डॉट मल्टीप्लाई आप कराते हैं, ए डॉट बी जब आप लिखते हैं तो क्या आंसर आता है, ए बी कॉस थीटा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब ये क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा आएगा। तो ए बी कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 90। 90 क्यों आ रही है, क्योंकि जब मैंने आई और एन का क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, सदिश गुणनफल उसका करवाया, तो अपन ने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट आया मल्टीप्लाई कराने पर वो कहाँ आ रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो वो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वो आर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब एंगल बनाएगा, तो जब डॉट आप हटाओगे तो cos 90 की वैल्यू आएगी 0, और cos 90 की वैल्यू जाए 0 आएगी तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो हम इस बात को, ये जो मैंने नियम लिखा हुआ है, ये जो लॉ लिखा हुआ है, उसको अपन वेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं कोई भी वेक्टर यूज कर सकता हूं, जैसे मैंने आई क्रॉस एन लिखा तो मैं आई क्रॉस आर कर दूं और उसका डॉट एन करा दूं, तब भी हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा वो उस एन के परपेंडिकुलर आएगा। या फिर मैं ऐसे लिखूं आर क्रॉस एन और इसका मैं मल्टीप्लाई कराऊं किसके साथ में, आई के साथ में, डॉट आई के साथ में, तो क्या आंसर आएगा, 0। तो ये वाली बात जो है, ये फर्स्ट नियम को समझाने का तरीका होगा। सेकंड जो पॉइंट अपना वो क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर ऑलवेज रिमेन इक्वल। तो ये किस तरह से अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं। क्या एग्जांपल है कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, इस लाइट रे को आप रोटेट करा दो, घुमा दो, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये जो नॉर्मल अपन ने बना रखा है, विलंब जो बना रखा है, उसकी तरफ आप रोटेट करा दोगे। तो जैसे आप रोटेट कराओगे वैसे ही आप क्या देखोगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण जो है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो अपन क्या देखेंगे कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रही है, अभिलंब की दिशा में जा रही है। तो अपन क्या देखेंगे कि जो परावर्तन होगा वो वापस उसी दिशा में आएगा। अभी मैंने आपको जब बेसिक पॉइंट समझाया था, तो बेसिक में थर्ड पॉइंट मैंने जब समझाया था उसमें क्या लिखा था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्क्रमणीय सिद्धांत। मतलब जो प्रकाश किरण जिस पथ पर चल रही है, वापस टकराने के पश्चात उसी पथ का अनुसरण करेगी। मतलब जो लाइट रे है वो उसी पाथ पर रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस कर रही है मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, परावर्तित प्रकाश किरण है, वो भी क्या होगी, रोटेट हो गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ रोटेट हो गई तो एंगल ऑफ आर या परावर्तन कोण कितना हो गया, 0 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल बराबर आ गए, आई भी 0 हो गया और आर भी 0 हो गया। तो नियम क्या कह रहा है अपना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो अपन को ये दिख रहा है कि आई और आर क्या है, 0। आई भी 0 है और आर भी 0 है। सेकेंड एग्जाम्पल अपन ये ले सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जैसे ये एक सरफेस और ये मैंने नॉर्मल बना दिया। अब एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट कराई मैंने, तो इंसिडेंट कराई तो क्या हुआ कि जो लाइट रे है वो किस तरह से इंसिडेंट हो रही है, जो सरफेस मैंने बनाया उसके पैरेलल जा रही है। पैरेलल जा रही है तो वो नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण
अभिलंब के साथ जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम क्या देखेंगे, जो प्रकाश किरण ऐसे जा रही है सरफेस से सरफेस की पैरेलल जा रही है, तो वो तो पैरेलल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो अपन क्या देखेंगे कि ये जो लाइट रे जा रही है वो लाइट रे इस नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो एंगल आई भी 90 हो गया और एंगल आर भी क्या हो गया, 90। तो दोनों कितने कितने हो गए, बराबर हो गए। ये नियम प्रूव हो गया कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दो नियम कहलाएंगे परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो सतह है, जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है और उसी सतह से परावर्तित हो रही है, इस सतह को हमने परावर्तक सतह नाम दिया। तो इसी परावर्तक सतह को, रिफ्लेक्टेड सरफेस को हम दर्पण भी कह सकते हैं। जो दर्पण है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो दर्पण है वो एक ऐसी सतह होती है जिस पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो लगभग उसका पूर्णतया परावर्तन होता है। मतलब जो लाइट रे इंसिडेंट होगी उसका कंप्लीटली क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मतलब 100% लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो अप्रॉक्स 100% लाइट ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इस सरफेस को हम रिफ्लेक्टेड सरफेस या मिरर या दर्पण कह सकते हैं। तो अभी हम दर्पण के बारे में बातचीत करते हैं। मिरर या दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, प्लेन मिरर, तथा दूसरा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो हम दर्पण के लिए कह सकते हैं कि दर्पण एक ऐसी परावर्तक सतह है जिस परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है वो लगभग पूर्णतया क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। तो उस परावर्तक सतह को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण, जिसके दो प्रकार हम लिख सकते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो पहले हम चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। हालांकि आरबीएससी का जो सिलेबस, उस सिलेबस के अनुसार समतल दर्पण के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी दी गई है, लेकिन हम इसमें 2-3 पॉइंट ऐड करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण किस तरह से बनता है। देखिए, एक पतली पारदर्शी कांच की प्लेट ली गई है। ये पतली पारदर्शी कांच की प्लेट, पतली की दोनों जो आगे पीछे वाली सतह एकदम नजदीक है, उसकी जो मोटाई वो बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम, इसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है। तो ऐसी एक पतली पारदर्शी कांच की प्लेट है, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है। तो हम क्या करते हैं, इसी प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट के बैक साइड को या पीछे वाले साइड को क्या कर देते हैं, सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं इसके ऊपर। सिल्वर की कोटिंग करने से ये जो सतह है, अब इसके आर पार देखा नहीं जा सकता। पहले तो पारदर्शी थी तो आर पार देख सकते थे, इधर से इधर देख सकते थे, इधर से इधर देख सकते थे। लेकिन जब हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी या सिल्वर की पॉलिश कर दी बैक साइड पर, पीछे वाली साइड पर, तो हम अब बैक साइड में नहीं देख सकते हैं। और सिल्वर की कोटिंग करने का फायदा ये होगा कि जो भी लाइट रे यहाँ पर इस इंसिडेंट होगी, जो प्रकाश किरण इस सिल्वर कोटिंग सरफेस पर या सिल्वर से पॉलिश की गई सतह पर आपतित होगी, तो वो उस सतह से टकराने के बाद में पूरी तरह से पूर्णतया परावर्तित हो जाएगी। तो ये एक संरचना है जिसको हम क्या कह सकते हैं, समतल दर्पण कह सकते हैं। समतल दर्पण वैसे दो प्रकार के बनाए जा सकते हैं, एक पतला दर्पण होगा, एक मोटा दर्पण। मतलब इसी के अगर मोटाई बढ़ा दी जाए तो वो मोटा समतल दर्पण हो जाएगा, ये पतला समतल दर्पण हो जाएगा। हम बात करेंगे इसी पतले समतल दर्पण की। तो इस तरह से एक समतल दर्पण बनेगा।
अब समतल दर्पण जो है उसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब या इमेज कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, परिभाषा मालूम होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु क्या है, या प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, वस्तु, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all this incident rays is called object. आपतित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु वस्तु कहलाती है। ये डेफिनेशन होगी, मतलब कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ, एक वस्तु ली है और उस वस्तु का आकार कैसा है, बिंदु रूप में है, पॉइंट फॉर्म में है, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम देख रहे हैं उसी से प्रकाश किरणें निकलेंगी। जैसे ये एक पेन है, तो इस पेन को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से जो लाइट रेज हैं, पेन से निकलने वाली लाइट रेज जो हैं वो मेरी आंखों में जा रही हैं और मेरी आंखों में जो रेटिना है उस पर इसका इमेज बन रहा है, जिस वजह से मैं इसको देख पा रहा हूँ। अब इसमें डायरेक्ट लाइट रेज तो नहीं आ रही, मतलब इस पर कहीं से लाइट रे आ रही हैं, वो इससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में जा रही हैं ताकि मैं इसका इमेज मेरी रेटिना पर बन पाए और मैं इसको देख पाऊँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी लाइट रेज निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगी, एक ऑब्जेक्ट से निकलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक लाइट रे ऐसे जा रही है, ये एक लाइट रे ऐसे जा रही है, कहीं भी जा सकती है लाइट रे, किसी भी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, फैल सकती है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक लाइट रे इधर जा रही है, एक लाइट रे इधर जा रही है। अब ये दोनों लाइट रे क्या हो रही हैं, इस मिरर पर, इस समतल दर्पण पर आपतित हो रही हैं। तो इसका मतलब आपतित किरणों का अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं, इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं, इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं, तो ये यहाँ पे काटेंगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहां पर इंसिडेंट लाइट रेज या आपतित प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु को या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट की परिभाषा बताई आपको। अब यहाँ पर ये प्रकाश किरण जब आपतित हो रही है तो हम क्या करते हैं, जहां पर ये आपतित हो रही है वहां पर एक अभिलंब बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं, क्योंकि परावर्तन होगा और परावर्तन के लिए नियम कौन से काम करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने अभिलंब बना लिया, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, आपतन कोण आई बनाएगी। अब उतना ही कोण जितना आई बना उतना ही आर बनते हुए प्रकाश किरण क्या होगी, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। तो ये इसी माध्यम में जा रही है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो मैंने यहाँ से इस प्रकाश किरण को परावर्तित होते हुए दिखा दिया, और कितने कोण पर, जितने कोण पर आपतित हुई उतने कोण पर परावर्तित हो गई, आर बन गया। इसी तरह से इस किरण की बात करें तो ये किरण आपतित हो रही है, ये किरण कैसे जा रही है, जो समतल दर्पण है उसकी लंबवत जा रही है, मतलब अभिलंब की दिशा में जा रही है। और अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल देकर के समझाया था कि जब आई 0 होगा तो आर भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ जा रही है, नॉर्मल की तरफ जा रही है, वो उसी डायरेक्शन में अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने पथ को दोहराएगी। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होगी और उसी पथ पर वापस लौटेगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरण इधर जा रही है टकराने के बाद में परावर्तित होकर, और ये प्रकाश किरण इधर जा रही है टकराने के बाद परावर्तित होकर। तो क्या ये आगे जाकर के प्रतिच्छेद कर पाएंगी? तो आंसर है नहीं कर पाएंगी। तो हम प्रतिबिंब कैसे बनाएं? तो पहले मैं प्रतिबिंब की परिभाषा लिखता हूँ, फिर प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की परिभाषा लिख देता हूँ। इमेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड .
reflected light rays is called image. सभी परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। ये परिभाषा हो गई, मतलब इसी का अपोजिट हो गया कि ये प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है, ये प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है। अब ये आगे जाके पीछे जाकर के इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये आगे प्रतिच्छेद नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं और इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। मतलब कोई भी जो ऑब्जर्वर है, जो व्यक्ति देख रहा है प्रतिबिंब, वो यहाँ से देख रहा है, तो उसको ये जो परावर्तित किरणें हैं वो कहाँ प्रतिच्छेद होती हुई दिखाई पड़ेंगी, दर्पण के पीछे की ओर। इसलिए मैंने इसको पीछे की ओर बढ़ाया, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, दोनों ने यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी दोनों परावर्तित किरणें, वहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये हमने इमेज बना लिया, प्रतिबिंब बना लिया। तो अगर वस्तु बिंदु रूप में है तो प्रतिबिंब भी कैसा बना, बिंदु रूप में बना। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, तो विशेषता में हम लिख सकते हैं पहला बिंदु कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। पहला पॉइंट क्या होगा, दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। बिहाइंड द मिरर। सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने, मिरर के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये अगर दूरी x है तो ये वाली दूरी भी क्या होगी, x होगी। तो दर्पण के सापेक्ष वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल with respect to mirror। तीसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि अगर वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। वास्तविक वस्तु का मतलब कि यहाँ ये जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, यहाँ से वास्तव में प्रकाश किरणें निकल रही हैं, और ये प्रतिबिंब आभासी या वर्चुअल इमेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो किरणें परावर्तित हो रही हैं वो वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्शन नहीं कर रही हैं। इनको हमने पीछे की ओर बढ़ाया है, वर्चुअली इमेजिनरी फॉर्म में बढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर जाकर के ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं यदि वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। If object is real, then image
विल बी वर्चुअल। ये थर्ड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, विशेषता लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की तुलना में इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब कि इस वस्तु का या इस ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो यहाँ पर हमें लेफ्ट में दिखाई पड़ेगा, और इस ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होगा वो यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देगा। हालांकि ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट है, तो पॉइंट का ना तो कोई लेफ्ट होगा ना कोई राइट होगा। लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, बड़ी वस्तु लेते हैं, तब हम वहां पर ये लिखेंगे कि उस बड़ी वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब में राइट में दिखाई देगा, और उस वस्तु का जो राइट होगा वो वस्तु के लेफ्ट में दिखाई देगा। तो अभी मैं उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट को। जैसे मान लो कि हमने कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट ले रखा है, ये तो मिरर हो गया अपना प्लेन मिरर, और इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एरो की फॉर्म में। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो केवल पॉइंट है और यहाँ पर बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो हम इस बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बना सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या करें, डिवाइड करें इस तरह से, और डिवाइड करने के बाद में जैसे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया वैसे सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के इमेज बनाए, तो हमें इसका इमेज इस मिरर के पीछे की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो अभी मैं केवल इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म दिखा देता हूँ, अलग अलग पॉइंट्स में बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इसी तरह से आगे दिखा देता हूँ कि इसका अगर हम इमेज बनाएंगे तो हमें इमेज इस तरह से दिखाई देगा। अब ये जो एरो है ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इस साइड में, मतलब राइट साइड में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कैसे दिखाई देगा, लेफ्ट में, और ये जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पे लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, तो वो गया बिहाइंड द मिरर कहाँ चला गया, राइट में। तो इस तरह से जो लेफ्ट है वो राइट में आ जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट में चला जाएगा। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल लूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं आर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर हम इसका इमेज देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर तो हमें कैसा इमेज दिखाई देगा, इस तरह का। तो जो आर है उसका जो घुमावदार हिस्सा है वो जो राइट में है वो बिहाइंड द मिरर कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। तो इस तरह से, तो अब देखिए ये इस तरह से हम इमेज की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। मैंने 4 पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं। अब जैसे ये वाला पॉइंट जब मैंने लिखा हुआ है कि यदि वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, तो इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर वस्तु आभासी होती तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, वर्चुअल है, आभासी है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा। जैसे एग्जांपल दूं मैं कि ये अपना प्लेन मिरर है और इस पर लाइट रेज आ रही है इस तरह से, ये लाइट रेज इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो अब ये जा रही हैं, मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, तो यहाँ पर जैसे ही टकराएंगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मल बना देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मल बना देता हूँ। तो ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर के इधर आ गई, ये वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर इधर आ गई, सेम एंगल बनाया, आई आर। अब यहाँ पर इंसिडेंट, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, दोनों परावर्तित करने, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिबिंब बन जाएगा। परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या बन गया, इमेज बन गया। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हमने ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन लिखी थी कि जो आपतित किरणें हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आपतित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाओ इस तरह से आभासी रूप से, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है आपको, वर्चुअल, क्योंकि आपने इन लाइट रेज को वर्चुअली एक्सटेंड किया है, मतलब आभासी रूप से आपने इनको पीछे की ओर बढ़ाया है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आभासी वस्तुओं में दिखाई दे रही है, और उसका एक वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक पॉइंट और मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने जो प्लेन मिरर रखा हुआ है किसी भी एग्जाम्पल में, तो वहां पे हमने प्लेन मिरर को कैसा रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है। मान लो कि मैं एक क्वेश्चन दूं आपको कि जैसे ये एक प्लेन मिरर है और ये जो प्लेन मिरर है उसको मैंने इंक्लाइंड फॉर्म में रख दिया, झुके हुए तरीके से रख दिया,
और मान लो कि मैंने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, वो क्षैतिज के साथ में कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अब मुझे इसी दर्पण की सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो मान लो कि हमारे पास एक वस्तु है एरो की फॉर्म में। इस वस्तु के मैंने दो पार्ट लिए, एक ए और एक बी, मतलब एक डॉट और एक एरो। अब हमें इसका इमेज बनाना है इस प्लेन मिरर के थ्रू। तो कैसे बनाएंगे, जो मैंने तरीका बताया वही तरीका ले लो कि यहाँ से एक लाइट रे निकल रही है और वो लाइट रे इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। इस तरह से ये आ रही है, ये आ रही है प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो गई। अब जहां पर इंसिडेंट हुई वहां पर क्या करोगे, नॉर्मल बनाओगे। तो नॉर्मल कैसे होगा, ये प्लेन मिरर इंक्लाइंड फॉर्म में, झुके हुए रूप में है, तो आप इसका नॉर्मल बनाओगे तो इस तरह से नॉर्मल आ जाएगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर लंबवत। तो ये नॉर्मल बना लिया आपने। तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 होगा ये वाला एंगल। और 45 क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, एकांतर कोण बन गया। यहाँ 45 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 45। और ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल 90 डिग्री वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये पूरा 90 है, इतना 45 है, तो रिमेनिंग एंगल या बचा हुआ कोण कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये 45 हो गया। अब हमारा नियम क्या कहता है कि जो किरण जिस कोण पर आपतित हो रही है उसी कोण को बनाते हुए उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। मतलब ये किरण 45 डिग्री पर आपतित हुई तो ये किरण 45 डिग्री पर ही उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 पर परावर्तित हो गई, तो लंबवत चली गई। इसी तरह से ये वाली किरण है, ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है ए, यहाँ से एक प्रकाश किरण जा रही है, इस तरह से ये प्रकाश किरण जा रही है, तो ये जा रही है, तो ये कैसे जा रही है, इस दर्पण के लंबवत जा रही है, अभिलंब की ओर जा रही है। और मैंने क्या बताया था नियम में कि जो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर जाएगी, मतलब आई कितना हो गया 0, तो आर भी क्या होगा 0, मतलब ये किरण उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो ये परावर्तित हो गई इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि मैंने यहाँ से कहा कि ये जो एरो है, यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे भी जा रही है इस तरह से, तो ये अभिलंब की तरफ जा रही है, तो अभिलंब की तरफ जा रही है, अभिलंब की दिशा में चलने वाली प्रकाश किरण वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, तो ये परावर्तित हो गई। अब मैंने यहाँ 3 परावर्तित किरणें दिखाई, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये क्या आगे जाकर के एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कर पाएंगी, तो आंसर है नहीं कर पाएंगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, इनको पीछे की ओर बढ़ाना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं और इसको भी पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही हम तीनों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली प्रकाश किरण इसको यहाँ पर और ये वाली प्रकाश किरण इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो B है, इस B का इमेज यहाँ बन जाएगा B' और A जो है, इस A का इमेज प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा A'। तो B की तरफ जो एरो है वो एरो यहाँ जाएगा और ये डॉट जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो हमें कैसा इमेज दिखाई देगा, इस तरह से। तो हम प्लेन मिरर का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं, लेकिन उस इमेज को बनाते समय हमें परावर्तन के नियमों का ध्यान रखना होगा, जो हमने अभी पढ़ा। तो इस तरह से हम समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को दर्शा सकते हैं, प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं वो बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप बताए गए टॉपिक्स को पढ़ते रहें, अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे द्वारा जो दिया गया वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं उनके आंसर्स दूंगा। धन्यवाद।